श्री मोहम्मद अजरुद्दीन जी, मेरोज खान जी, आमिर जावेद जी, Ramchandra Reddy ji and other friends here. So I welcome all of you, all those who are on the stage and also all from our media fraternity who are here despite Diwali festival today. आप तमाम लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं माफ़ी चाहता हूं कि हम लोग ऐसे दिन पे आप लोगों को तंग कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, इलेक्शन का माहौल है, हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, आप लोगों के माध्यम से लोगों से हम लोग वार्तालाप नहीं करेंगे तो हमारा भी काम नहीं चलता। तो मैं माफ़ी मांगते हुए आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-3 इश्यूज पे है। लार्जली जो है बीजेपी और बीआरएस किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रही है, किस तरह से आपस में सांठ गांठ करके तेलंगाना में लूटपाट मचा रखी है, किस तरीके से बड़ा भाई और छोटा भाई मिलकर, बड़ा मोदी और छोटा मोदी मिलकर लोगों को बेवकूफी नहीं बना रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से तेलंगाना में लूट मचा हुए हैं। आप तमाम लोगों को पता होगा कि हम लोग कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी और खासकर श्रीमती सोनिया गांधी जी जब कांग्रेस अध्यक्षा थी उस टाइम पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जब बंटवारा हुआ था तो सोनिया गांधी जी का ये कहना था कि हम लोग ये लॉपसाइडेड डेवलपमेंट जो आंध्र प्रदेश में हुआ है, जिसमें तेलंगाना एकदम बैकवर्ड रह गया था, जहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, जहां पे लोगों को बहुत दिक्कतें पैदा हो रही थी, जहां पे जॉब्स नहीं मिल रहे थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, जहां पे एग्रीकल्चर में इनफ प्रोडक्टिविटी नहीं थी, इंडस्ट्रियां नहीं आ रही थी। तो कांग्रेस पार्टी को लगा कि ये हिस्से को अलग से एक स्टेट बनाकर हम लोगों को यहाँ के लोगों को न्याय देना चाहिए और यहाँ के लोगों को भी देश की जो डेवलपमेंट स्टोरी है, जो ग्रोथ स्टोरी है, जो देश जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है और खासकर आंध्र प्रदेश जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा था उसका एक हिस्से की, उस स्टोरी का एक हिस्सा तेलंगाना को भी बनाना चाह रहे थे। इसीलिए तेलंगाना को अलग किए और उस टाइम पे हम लोग चाह रहे थे कि सेंटर से मदद यहाँ पे इतनी आए ताकि लोगों का हर सेक्टर में, हर फील्ड में जो है तरक्की होते रहे लगातार। लेकिन अब 10 साल में टीआरएस की गवर्नमेंट यहाँ पे रही है, केसीआर साहब लगातार चीफ मिनिस्टर यहाँ पे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें किए हैं, बड़े बड़े ऐलानात किए हैं, बड़े बड़े जुमलेबाजी किए हैं, लेकिन हम लोगों को देखने के लिए क्या मिल रहा है? एक फैमिली का कंप्लीट रूल हो गया है यहाँ पे। एक ही फैमिली में 3-3 मिनिस्टर, जितने प्लम पोर्टफोलियोज हैं सारे के सारे प्लम पोर्टफोलियोज एक फैमिली में, खानदान में भी नहीं, एक फैमिली में 3 मंत्री हैं, उसके बीच में बटे हुए हैं और इतना लूटपाट मचा रखे हैं। मैं डिटेल्स अब हम लोग प्रेस नोट में आप लोगों को हम लोग डिटेल देंगे किस किस प्रोजेक्ट में कितना कितना पैसा इन्होंने किया है, किस तरह से इन्होंने एस्केलेशन करके लाखों करोड़ों रुपए अपने, हम लोग वहां पे सेंटर में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ा रही है, अदानी अंबानी और कुछ सेलेक्टेड फ्यू क्रोनी कैपिटलिस्ट को मदद कर रही है, उनके द्वारा फिर वापस इंटर्न जो है उनको भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के टाइम पे पैसे मिलते रहते हैं। उसी तरीके का यहाँ पे तेलंगाना में करप्शन का नंगा नाच हुआ है। उसी तरीके से कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को, कुछ बिजनेस होल्डर्स को यहाँ पे लगातार यहाँ पे ठेका दिया गया है, जिसमें सिर्फ बीआरएस नहीं बीजेपी भी लगातार इन्वॉल्व है। आज बीजेपी अब मेगा जो इंजीनियरिंग ग्रुप है, मेगा इंजीनियरिंग ग्रुप फंडिंग सिर्फ बीआरएस को नहीं कर रही, बीजेपी को भी लगातार फंडिंग करते रहते हैं। क्यों दोनों पार्टीज को फंडिंग कर रही हैं? क्योंकि जो दोनों मिलकर इनको ठेका देते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते रहते हैं, लाखों करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट इनको लगातार देते रहते हैं। तो ये मिली जुली जो सरकार जो चल रही है, आज केसीआर साहब कुछ लोगों को, कुछ ग्रुप्स का वोट लेने के लिए, कुछ सेक्शंस का वोट लेने के लिए बीजेपी को गाली देते रहते हैं। लेकिन हम लोग लगातार देखे हैं यहाँ पे गाली देना, लोकसभा और राज्यसभा में उनके साथ में खड़े होना। मैं कांग्रेस पार्टी का विप हूँ, तमाम पार्टियों के साथ भी मैं कोऑर्डिनेट करते रहता हूँ। वहां पे अहम बिल्स जो आ रहे थे पार्लियामेंट में, तमाम बिल्स में सिवाय दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल और विमेन रिजर्वेशन बिल छोड़ के सारे बिलों पे, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट बिल्स थे उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बीआरएस भाजपा के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। मैं पर्सनली जाके उनको रिक्वेस्ट करता था, आज मीटिंग में आ जाइए, हम लोगों को एक स्टैंड लेना है, हम लोगों को बीजेपी के खिलाफ खड़े होना है, सरकार के खिलाफ खड़े होना।
जब वोटिंग की हाँ हाँ हूँ बोलते हैं, जब वोटिंग की बात आती है पलट के देखते हैं तो बीआरएस के एमपी या तो गायब हो जाते हैं या नहीं तो भाजपा के साथ खड़े होते हैं। ट्रिपल तलाक के टाइम पे, आर्टिकल 370 के टाइम पे, फॉर्म लॉस के टाइम पे, डिमोनिटाइजेशन के टाइम पे, जीएसटी के टाइम पे, लेबर कोड्स के टाइम पे, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पे, तो तमाम ये इन बिल्स के टाइम पे इनका स्टैंड पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार रहा है। आज यहाँ पे बीजेपी पूरी तरह से फैसिलिटेट कर रही है कि बीआरएस को स्ट्रेंथ मिले। उनके प्रेसिडेंट को अचानक यहाँ पे चेंज कर देते हैं, बंडी संजय को चेंज करके रेड्डी साहब को लेके आते हैं यहाँ पे। इनके जितने भी डिसीजंस यहाँ पे हो रहे हैं बीजेपी के, सिर्फ और सिर्फ बीआरएस को मदद करने के लिए, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है जो आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर हमारे देश में चल रहा है, जो आइडियोलॉजिकल एकदम हर दिन, चाहे वो टेलीविजन चैनल्स पे हो, ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो या मीडिया के माध्यम से हो, जो वॉरफेयर जो चल रहा है उसमें भाजपा को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार स्ट्रेंथन होते जा रही। भारत जोड़ो यात्रा, जिसके वजह से फिर से दोबारा जो है कांग्रेस पार्टी को एक ताकत मिली है, जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा थी। तो लोगों को लग रहा, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि लोग लगातार जो है भाजपा को छोड़कर कांग्रेस के सपोर्ट में लगातार आते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की विक्ट्री, कर्नाटक की रिसाउंडिंग और डिसाइसिव विक्ट्री जो थी, इससे उनको लग रहा है कि कांग्रेस स्ट्रेंथन होते जा रही है। अभी जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, अभी जो ओपिनियन पोल्स के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हम जीतने की कगार पे, हम आसानी से वहां पे जीत रहे हैं। मिजोरम में कह रहे हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी वहां पे बनेगी, बिना कांग्रेस के वहां पे कोई सत्ता में नहीं आ सकता। तेलंगाना में उनको लग रहा था तेलंगाना में कुछ है ही नहीं, कर्नाटका की जीत के बाद तेलंगाना में ऐसी लहर चल चुकी है, अब कांग्रेस पार्टी यहाँ पे चुनाव जीत रही। तो भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है जो आइडियोलॉजिकल चैलेंज इस देश में अगर कोई बीजेपी को दे सकती है तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। तो कांग्रेस पार्टी का स्ट्रेंथन होना उनको नागवार गुजर रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि हम इसको रीजनल पार्टी के दम पे, रीजनल पार्टी को सपोर्ट करते हुए हम लोग कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे हराएंगे। तो इसीलिए हर तरीके से, पैसों के तरीके से अपने कैंडिडेट्स को कमजोर करना, उनका कैंपेन कमजोर कर लेना, हर तरीके से वो बीआरएस को मदद करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीआरएस पास्ट में बीजेपी के साथ लगातार खड़ी हुई है। आप मेरी बात मान लीजिए, कर्नाटका में हम लोग कह रहे थे जेडीएस बीजेपी की बी टीम है, वही हुआ जब लोग मान नहीं रहे थे। सरकार वहां पे चुनाव हुआ, हमारी सरकार बने, अब जेडीएस बीजेपी के साथ हाथ मिलाई, वहां पे लोकसभा इलेक्शन में साथ में लड़ने वाले हैं। यही होने वाला है तेलंगाना में भी। जैसे भी यहाँ पे चुनाव हो जाएंगे, वो जीते या हारे, बीआरएस जाके बीजेपी की गोद में बैठने वाली है। 2024 का इलेक्शन उनके साथ में लड़ने वाली है। तो इसीलिए बीजेपी ये चाह रही है कि इनको मदद करें, ये मजबूत यहाँ पे कांग्रेस के हाथ से कम एक स्टेट तो कम से कम कांग्रेस के हाथ ना लगे। लेकिन अब जनता तय कर ली है, तेलंगाना में भी 10 साल का जो बीआरएस का जो शासन था, जिसमें लूटपाट मची हुई है, हर प्रोजेक्ट आप उठा लीजिए, कोई भी एक प्रोजेक्ट आप ले लीजिए, नेम एनी प्रोजेक्ट, इन एवरी प्रोजेक्ट देयर इज करप्शन। हम वहां 40% करके हम बोले थे, जनता ने माना था, कांग्रेस पार्टी को वोट दिया कर्नाटका में। यहाँ पे 30% एस्टैब्लिश्ड है हर प्रोजेक्ट में। अभी कोई प्रोजेक्ट 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाता है एस्केलेशन के बाद में, और वो होता ही नहीं प्रोजेक्ट, लगातार उसमें उसका पैसा एक हिसाब से एटीएम कार्ड बन गया है वो बीआरएस के लिए। चुनाव आता है, रैलियां होते हैं, महाराष्ट्र में जाके अपने संगठन खड़ा करने की कोशिश करते हैं, कर्नाटका में जेडीएस को इलेक्शन में मदद करने की कोशिश करते हैं। ये सारा पैसा आ कहां से रहा है इनके पास? ये तो गरीब थे ना, ये तो एक फैमिली थी, गरीब फैमिली थी, इनको पैसा कहां से आ रहा है? ये जितने प्रोजेक्ट हम लोग अभी आप लोगों को देने जा रहे हैं, मैं क्योंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, लैंड का 40,000 करोड़ रुपए का लैंड मियापुर में हड़प लिया गया। वो जो ऐप जो इस्तेमाल कर रहे हैं दारनिया, वो यही का नहीं, बाहर भी बैठ के उसको देखते हैं, लैंड मैपिंग करते हैं, प्राइम लैंड हथिया लेते हैं, सरकारी लैंड के ऊपर किसी का नाम लिखा जाता है। 40,000 करोड़ रुपए का लैंड, अरे पैसे क्या कर रहे हैं? इलेक्शन में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनको पता है जनता उनके साथ में नहीं, एक ही हथियार उनके पास है, पैसा इस्तेमाल करना है। और पैसा आया कहां से? ये पूरा इसमें जितने यहाँ पे हम लोग लिस्ट आउट कर रहे हैं सारे प्रोजेक्ट, कालीश्वरम प्रोजेक्ट हो, ये लैंड हड़पने वाला का मामला हो, ये जियोस में जो ये करें वो, और जो आउटर रिंग रोड वाला मामला हो, दलित बंधु स्कीम वाला मामला हो, मतलब हर चीज में जो है पैसा बनाने का काम करें।
probably there's no state government in the country which is as corrupt as BRS, and that is Telangana state government. As corrupt as this government, there's no other government in our country. उसके साथ में जितने इन्होंने वायदे किए थे 10 साल पहले और 5 साल पहले, परसों हम लोग इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मैं लिस्ट आउट कराया, एक स्कीम भी 1 लाख करोड़ 1 लाख एकड़ लैंड इरिगेशन होगा, कहां गया? हाउसिंग स्कीम कहां गया? दलित बंधु कहां गया? इनके जितने इन्होंने वायदे किए थे वो सारे एक भी जो मालूम इनका कंप्लीट नहीं हुआ। इसके मुकाबले में आप देखिए, हम लोग 5 गारंटीज कर्नाटका में दिए, 5 के 5 गारंटीज जैसे ही हम लोग सत्ता में आए, जैसे ही जीत के आए, 5 गारंटीज हम लोग इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी या बीआरएस जुमलेबाजी करती है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती है। हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, वो हम लोग करके वहां पे दिखाया। आज यहाँ 12-13 गारंटीज जो अनाउंस कर रहे हैं, 6 ग्रुप्स में हम लोग 12-13 गारंटीज अनाउंस जो किए हैं, इसको हम लोग पहली कैबिनेट जैसे ही हम लोग जीत के आएंगे, पहली कैबिनेट मीटिंग होगी, उसमें हम पास करेंगे और इमीडिएटली पहले महीने से हम लोग उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। लोग बहुत बात कर रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा। भाई कांग्रेस पार्टी जब कोई बात करती है तो अपना होमवर्क कर लेती है, अपने फाइनेंसेस, अपने बजटिंग कर लेती है, उसके बाद ही हम अनाउंस करते हैं। सारे 5 स्टेट में हम अलग अलग गारंटीज दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है प्रो पुअर पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, गरीबों के लिए काम करने वाली पार्टी है। तो गरीबों के लिए जो बेसिक्स नेसेसिटीज हैं, जो गरीब, जो अनफॉर्चुनेटली गरीब घर में जो बच्चा पैदा हुआ है, जो फैमिली गरीब है, उनको हम लोग थोड़ा बहुत मदद करने की हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं सरकार की तरफ से। वो कोई भी डेमोक्रेटिक स्टेट हो, डेमोक्रेटिक स्टेट का मतलब ही वेलफेयर स्टेट होता है, और वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि जो गरीब है, जो लास्ट लाइन में खड़ा हुआ है, उसकी मदद करना है। वो मदद करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस मिलकर जो यहाँ पे खेल कर रहे हैं हम लोगों को हराने के लिए, एकदम साफ सामने आया। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन परसों हम किए, उसके तुरंत बाद जो है केटीआर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता, उधर असदुद्दीन ओवैसी खड़े होते हैं, वो भाषण देने लगते हैं। खुद बैरिस्टर वो हैं, केटीआर भी बाहर से पढ़े लिखे हैं, उनको अगर 2 लाइन जो डिक्लेरेशन में लिखा हुआ उतना भी पढ़ नहीं सकते, उसमें भी वो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे एकदम साफ होता है कि ये लोगों को कंफ्यूज करके वोट लेना चाहते हैं। माइनॉरिटीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड्स, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो डाउन ट्रोडन है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, ये सारे के सारे आज कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हुए। इसीलिए केटीआर हो, असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, दोनों भी बुखला गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना। इसीलिए एक लाइन लेके कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग एकदम साफ तौर से हम लोगों ने कहा है कि कास्ट सेंसस पूरे हिंदुस्तान में हम करेंगे। कास्ट सेंसस में जो अलग अलग कास्ट का जो नंबर्स आएगा, उस हिसाब से हम वेलफेयर स्कीम्स करेंगे। वेलफेयर स्कीम्स करने के लिए, वेलफेयर स्कीम अनाउंस करने के लिए बेनिफिशियरीज उसके कितने होंगे, कितने नंबर्स किस कास्ट में है, और उस कास्ट में कितने ग्रेजुएट्स हैं, कितने इनकम टैक्स पेइज हैं, कितने 10th पढ़े हैं, कितने लिटरेट हैं, किनके पास जमीन है, किनके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, किसका इनकम क्या है, ये सब उसमें पता जब चलेगा, उसके हिसाब से हम लोग अपने स्कीम्स बनाने में, हमें स्कीम्स बनाने में मदद मिलेगी। तो कास्ट सेंसस का मामला हुआ है, बैकवर्ड्स अलग है, माइनॉरिटीज अलग है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज को कुछ सेफगार्ड्स देता है, कुछ प्रोटेक्शंस देता है, कुछ ग्रे एरियाज भी है जिसको लेके माइनॉरिटीज का फायदा भी हो सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होता है, उनको अलग अलग स्कीम्स करने के लिए होता है, माइनॉरिटी कमीशन होता है, वक्फ बोर्ड होता है। ये बहुत सारे जो फैसिलिटीज या सेफगार्ड्स जो माइनॉरिटीज को जो मिलना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। अब असदुद्दीन खुद भारत लॉ है, वो कह रहे हैं कि हम बैकवर्ड्स में जमा रहे हैं। अरे भाई आप देखिए कर्नाटका में हम लोगों ने क्या किया, 2% जो SC ST टाइप के जो कास्ट है मुसलमानों में, उनको जो अलग से रिजर्वेशन वहां दिया गया है, वो SC ST टाइप में, उनको मोस्ट बैकवर्ड में SC ST में आते हैं। 4% पूरे मुसलमानों को एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड माना गया एजुकेशन, उनको 4% रिजर्वेशन कर्नाटक में दिया गया। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, पूरे मुसलमानों को जो एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जो गरीब हैं, उनको 4% अलग से रिजर्वेशन हुआ। जब माइनॉरिटीज के नाम पे अलग से 4% रिजर्वेशन दिया गया है, तो असदुद्दीन को और केटीआर को कंफ्यूजन क्या हो रहा है, बैकवर्ड में कैसा उनको जमा है। बैकवर्ड में जो आते हैं बैकवर्ड में रहते हैं, माइनॉरिटीज में जो आते हैं माइनॉरिटीज में रहते हैं, SC ST में जो आते हैं SC ST में रहते हैं।
अब कह रहे हैं माइनॉरिटी कमीशन खत्म कर दे रहे हैं, वक्फ बोर्ड खत्म कर देंगे, माइनॉरिटीज को जो फैसिलिटीज मिलेंगे माइनॉरिटीज के नाम पे जो सेफगार्ड्स हैं वो खत्म हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम हो रहा है। ये सिर्फ जो हम माइनॉरिटीज को डराने धमकाने की पॉलिटिक्स ये खत्म करें, क्योंकि आप लोगों ने डरा डरा कर यहाँ पे 10 साल वोट लिया। असदुद्दीन साहब डरा डरा के वोट सिटी में जो है मुसलमानों को डरा डरा के इतने साल उन्होंने वोट लिया। एकदम साफ है। मैं उनको कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूं, केटीआर को, असदुद्दीन को, जो उनका साथ दे रहे हैं। 6.5-7 साल माइनॉरिटीज कमीशन इन्होंने क्यों नहीं बनाया? जब भी ये सत्ता में आते हैं माइनॉरिटी कमीशन तो इमीडिएटली पहले दिन से बन जाना चाहिए। इट इज ए ऑन गोइंग कमीशन, इट इज ए कंटिन्यूअस कमीशन, उसको लगातार वो चलते रहता है। ये उन्होंने 6.5 साल तक क्यों नहीं बनाया? इन्होंने वायदा किया था कि जितने एंक्रोच लैंड है, वक्फ का जितना एंक्रोच लैंड है, वो तमाम एंक्रोच लैंड को डिजिटलाइज करके सारा जो एंक्रोच जमीन है, एंक्रोच लैंड है, एंक्रोच प्रॉपर्टीज है, उसको वापस लेके वक्फ को देंगे करके इन्होंने वायदा किया था। आप हमें एक लिस्ट दे दीजिए कितने एकड़ कितने इंच जगह इन्होंने एंक्रोचमेंट में जो एंक्रोच है जो वापस लिया और वापस वक्फ को या मुसलमानों को दिया। आप ये क्वाजी जुडिशियल पावर माइनॉरिटी कमीशन को क्यों नहीं दिया? क्वाजी जुडिशियल पावर वक्फ को क्यों नहीं दिया? वक्फ के ट्रिब्यूनल्स क्यों नहीं इन्होंने बनाया? तो हम तो ये बार बार कह रहे हैं, वक्फ का इतना लैंड है, इतनी जमीन है, अगर वक्फ की जमीन पूरी तरीके से जो वापस अगर लेके वक्फ को दें, अगर उसको रेवेन्यू जनरेटिंग यूनिट्स में हम कन्वर्ट करें, तो मुसलमानों को जो है, मुसलमानों को बच्चों के एजुकेशन के लिए हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी जमीन है, इतना जमीन जो आज भी मुसलमान वक्फ करते हैं, जो बाहर जाके कमा के लाते हैं, यहां कमाते हैं, एकर्स ऑफ लैंड वक्फ करते हैं जो अल्लाह के नाम पे दे देते हैं। वो जमीन जो एंक्रोच भी है, वो बीआरएस गवर्नमेंट कितनी इंच या कितनी एकड़, कितनी जमीन, कितनी स्क्वायर फीट जो है वो वापस दिलाई मुसलमानों को। बड़ी बड़ी बात करते हैं, आज कह रहे हैं कि चला जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे हैं? 10 साल बीआरएस को सपोर्ट कर रहे हैं, कैंडिडेट्स डालते नहीं है, कैंडिडेट्स तो यहां डालते नहीं है। 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कैंडिडेट्स यहां डालते हैं, उत्तर प्रदेश में जाके 50 डालते हैं, 25 जाके बिहार में डालते हैं, महाराष्ट्र में 50-60 डालते हैं, गुजरात में डालते हैं, हर जगह जाके वो कैंडिडेट डालते हैं। यहाँ टीआरएस के साथ में लड़ते हैं। ये भैया आप पहले अपने स्टेट में जीतो, अपने खुद के अपने दम पे सरकार बनाओ। यहाँ अपनी दम पे जहां आपका घर है, जहां आपके प्रॉपर्टीज हैं, जहां आपके रिश्तेदार हैं, वहां तो आप सरकार बना नहीं पा रहे हैं। आप जाके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की, बिहार में सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के इशारों पे नाचते हैं, बीजेपी के इशारों पे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। माइनॉरिटी कम्युनलिज्म, मेजॉरिटी कम्युनलिज्म आर द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। आप ये जो इधर वर्गलाना माइनॉरिटीज को और उधर भाजपा का फायदा करवाना, और इसमें इन रिटर्न आपका क्या हो रहा है? आपका खुद का फायदा हो रहा। सारे देश भर में सबके ऊपर कार्रवाई होती है, यहाँ पे बीआरएस पे कार्रवाई नहीं होती, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। आज आम आदमी पार्टी के कई मंत्रियों को पकड़ के अंदर डाला है। संजय सिंह अंदर है, मनीष सिसोदिया अंदर है, कई महीनों से अंदर है। जो प्राइम अक्यूज्ड है, जो शराब घोटाला में प्राइम अक्यूज्ड है, उसका नाम चार्जशीट से कैसा निकल जाता है? कविता का नाम चार्जशीट से कैसा निकलता है? दूसरे पार्टीज के मिनिस्टर्स को, एमएलएस को अरेस्ट करते हैं। जहां से घोटाला शुरू हुआ था, जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसका नाम एफआईआर में आया था, जो फर्स्ट रिपोर्ट जो आई थी उसमें प्राइम अक्यूज नंबर 1 थे, वो कैसा चार्जशीट से उनका नाम निकल जाता? अगर ये सांठ गांठ नहीं है, बीआरएस अगर बीजेपी की बी टीम नहीं है, तो ये नाम कैसा निकल जाता? तो ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। माइनॉरिटीज कमीशन की मैंने बात किया, मैंने अब हम लोग अनाउंस किए 4000 करोड़ हम लोग माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के लिए देंगे। 2000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, हम बोले कि हम डबल करेंगे, 4000 करोड़ रुपए देंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब को प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, भाई आप नहीं चाहते माइनॉरिटीज को 4000 करोड़ रुपए मिले। हमने कहा कि 1000 करोड़ रुपए अलग से, हम 1000 करोड़ रुपए सब्सिडाइज लोन जॉबलेस मुस्लिम यूथ या जॉबलेस माइनॉरिटी यूथ को जो है सब्सिडाइज लोन देने के लिए हर साल 1000 करोड़ रुपए हम देंगे। अब इससे ओवैसी साहब को क्या प्रॉब्लम हो रहा है? वो नहीं चाहते कि जो गरीब माइनॉरिटीज के यंगस्टर्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो जिनको जॉबलेस है, वो अपना कुछ धंधा पानी शुरू करें। उनके लिए अगर हम पैसे दे रहे हैं तो इनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अगर 1.5 लाख एप्लीकेशन पढ़ते हैं, 1.53 लाख
minority youths had applied for unemployed loan, 1.53 lakhs अनएम्प्लॉयमेंट जो लोन मिल रहा था उसके लिए अप्लाई किए थे, लेकिन उनको एक आदमी को भी लोन नहीं मिला बीआरएस गवर्नमेंट में। हम उनको लोन देना चाह रहे हैं तो इनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अब ये इतना माइनॉरिटीज करके बोले ना, माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट, माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री पहली बार अगर किसी ने स्टार्ट किया, यूनियन गवर्नमेंट में हो या आंध्र प्रदेश में हो, वो 1993 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, कांग्रेस गवर्नमेंट स्टार्ट की थी। अब वफ का, माइनॉरिटीज कमीशन का, ये सब हम लोगों ने बोला है। इसके साथ में हम लोग जो अनाउंसमेंट किए हैं उसमें माइनॉरिटीज के लिए, जिसके पास घर नहीं है उनको एक प्लॉट देंगे और 5 लाख रुपए उनको घर बनने नहीं देंगे। भैया जो बेघर है, जिसके पास घर नहीं है, जो कहीं झुकी झोपड़ी में रह रहा है, जो गरीब है, अब वो माइनॉरिटीज को के अपलिफ्टमेंट के ड्राइव में अगर हम किसी को एक छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड 20-30 का या जितना भी दे सकते हैं, दे के 5 लाख रुपए घर बनाने दे रहे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को क्या प्रॉब्लम हो रही है? वो नहीं चाहते कि मुसलमान या और दूसरे माइनॉरिटीज को अपना सर छुपाने के लिए छत मिले उनको, वो नहीं चाहते उनको। अब हम लोग जो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं केजी से पीजी तक, और जो बाहर भी पढ़ने जा रहे हैं, उनको हम स्कॉलरशिप और फेलोशिप देना चाह रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? क्या इन्हीं के फैमिली के लोग जाके बाहर पढ़े? ये खुद 12 क्लॉक आंसी करके, बाहर से जा करके, तो और दूसरे बच्चे जाना चाह रहे हैं, उनको हम फेलोशिप देना चाह रहे हैं, तो इनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? देखिए, हम इतना लंबा चौड़ा ये जो डिक्लेरेशन इसलिए किए थे कि हमारे पास जो है यूपीए की जब सरकार थी तो हमारी सच्चर कमेटी हम लोगों ने बनाया था, जिसमें पूरा मुस्लिम कम्युनिटी की और दूसरे माइनॉरिटीज का पूरा कम्युनिटी के हेल्थ के बारे में उसमें एकदम डिटेल में दिया गया। पॉलिटिकली कितना हम डिसएम्पावर्ड हैं, हेल्थ कंडीशंस हमारे क्या हैं, स्कूल के कंडीशंस क्या हैं, जहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं वो मोहल्ले में फिजिकल कंडीशंस क्या हैं, वहाँ पे उनके टॉयलेट्स के बारे में, मदरसास के बारे में, हर चीज़ के बारे में लिखा गया। तो हम लोग वो सच्चर कमेटी को यूपीए के ज़माने में इन टोटो कैबिनेट एक्सेप्ट की थी और बोली थी कि हम इसको बिट्स एंड पीसेस में हम जो है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम उसी का एक हिस्सा है हमारा माइनॉरिटी डिक्लेरेशन। हम उसके हिसाब से एजुकेशनली एम्पावर करना चाह रहे हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ को कुछ पैसे देके उनको खड़ा करना चाह रहे हैं, जिनका घर नहीं, छत नहीं, उनको घर देना चाह रहे हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं उनको स्कॉलरशिप और फेलोशिप हम उनको देना चाह रहे हैं। तो और उनके फिजिकल, उनके घरों के आसपास के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए जो है गटर्स बन जाए, वहाँ पे नालियाँ बने, प्राइमरी हेल्थ सेंटर उनके एरियाज़ में रहें, लाइटिंग उनके एरियाज़ में रहे, उनके मस्जिदों का, कब्रिस्तान का, ईदगाहों का प्रोटेक्शन के लिए कुछ पैसा हम लोग दें। इमाम मौज़िन जो पढ़ाते हैं, जो बिल्कुल मदरसे से पढ़ के आए रहते हैं, उनको दूसरा और कोई हुनर नहीं रहता, उनको हम कह रहे हैं कि 10-12 हज़ार रुपये उनको वक्फ बोर्ड की तरफ से उनको पैसा मिल जाए, ताकि उन लोग की भी बेसिक लिविंग के लिए कुछ पैसा उनको मिल जाए। ये सारा चीज़ हम सिर्फ माइनॉरिटीज़ का नहीं कर रहे, हम ओबीसी डिक्लेरेशन किए, हम SC/ST डिक्लेरेशन किए, हम माइनॉरिटी डिक्लेरेशन किए, हम महिला के लिए अलग बोले हैं, स्टूडेंट्स के लिए अलग बोले हैं, युवा के लिए अलग बोले हैं, फार्मर्स के लिए अलग बोले, मजदूर के लिए अलग बोले हमारी गारंटीज में। इसका मतलब सारे वल्नरेबल सेक्शन, सारे डाउन ट्रेडन लोग, सारे मार्जिनलाइज सेक्शन को अलग अलग गारंटीज में, अलग अलग डिक्लेरेशंस में हम कवर करने की कोशिश किए। हम ऐसा नहीं कि खाली माइनॉरिटीज के बारे में कुछ करें या SC/ST के बारे में कुछ करें, हर सेक्शन को हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की। दिस विल बी ए गवर्नमेंट फॉर ऑल, दिस विल बी ए गवर्नमेंट for the welfare of all, whether he is a Brahmin or a Dalit, whether he is a Hindu, Muslim, Sikh, Isai, everyone will be benefited by the schemes and guarantees that we have announced. There shouldn't be any confusion. Minorities will be minorities will be covered under minorities declaration, backwards will be covered under backward declaration, SC/ST will be covered under SC/ST declaration, and all others will be covered under other guarantees that we have announced. So I think now there should be a clarity. There shouldn't be any confusion. और असदुद्दीन ओवैसी और केटीआर कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ले, कितना भी कंफ्यूजन कर ले, मुझे लगता है ये सारे वल्नरेबल सेक्शंस डिसाइड किए हैं कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए, और इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार पहली बार तेलंगाना में बनने जा रही है। थैंक यू सो मच। एक सेकेंड, नाउ आई विल रिक्वेस्ट मोहम्मद असदुद्दीन जी टू एड्रेस द गैदरिंग।
respected everyone on the dais. तो जो नासिर भाई ने जो कहा है मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उन्होंने एकदम वेरी क्लियरली कहा है। इसके बारे में सब लोग जानते हैं, पूरी तेलंगाना में जानते हैं, क्योंकि आपको मालूम होना पता, सबको पता ही है कि कांग्रेस गवर्नमेंट की वजह से आपको तेलंगाना मिला, वरना बिल्कुल तेलंगाना मिलना नामुमकिन था, इतना आसान काम नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी जो 9 साल में जो आप डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो मैंने जो देखा है, जो मैंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो डेफिनेटली डेवलपमेंट के बारे में बोलूँगा मैं, क्योंकि जो डेवलपमेंट वो हुआ है वो जो बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने से या बड़े बड़े कंपनीज को लाके या जीडीपी हमारा बन जा रहा है, ये ग्रोथ हो रही, वो ग्रोथ हो रही, ये गरीब आदमी को समझता नहीं है। बिल्कुल गरीब आदमी इसको उसको समझता नहीं। गरीब आदमी को बस समझता है कि जो डाउन ट्रॉडन रहते हैं उनको ये समझता है कि उनको के अच्छे स्कूल होना चाहिए, उनको कॉलेजेस होना चाहिए बराबर लड़कों के लिए, मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए, पानी होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए और अच्छे रोड्स होना चाहिए और अच्छे कंडीशन में रहना चाहिए। अगर आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आके देखेंगे तो मैं जब लोगों को, मेरे दोस्तों को जब पता चला कि मैं जब जुबली हिल से लड़ रहा हूँ, तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप आके देखेंगे तो डेवलपमेंट तेलंगाना में क्या हुआ आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत से रिपोर्टर्स हैं, मैं उनसे इल्तिजा करूँगा, उनसे गुजारिश करूँगा कि एक बार आप जाएं और डेवलपमेंट के बारे में अगर सोचेंगे जुबलीज में क्या डेवलपमेंट हुआ। देखने में सुनने में तो बहुत बड़ी थी जुबलीज, वो तो वो बहुत बड़ी लोकेलिटी है और बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग, अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। आज 10 साल में ज़ीरो डेवलपमेंट हुआ है। बस जो डेवलपमेंट वहाँ पे हुआ है वो खाली राउडीज़म के ऊपर डेवलपमेंट हुआ है और कोई काम नहीं होता और लोग वहाँ डर में रहते हैं। अगर कोई कुछ भी करता है तो उसको सीधा फेक केसेस बना देते हैं, ले आके जाके जो वहाँ के जो एमएलए है उनको फेक केसेस बना देते हैं और हर चीज़ अपनी तरह से करते हैं। और डेवलपमेंट के बारे में अगर आप कोई जाके उनसे बात करता है तो वो बिल्कुल बात करने के लिए राज़ी भी नहीं होते और लोग बिल्कुल कंप्लेंट कर रहे हैं। जब भी मैं पदयात्रा में जाता हूँ, लोगों से मिलने जाता हूँ, हमें लाइक BRS के बारे में तो मैं नासिर भाई ने काफ़ी कहा है कि जो घपले भी जो किए, जो वक्फ लैंड के बारे में, वक्फ लैंड तो बिल्कुल मेरे ख्याल में 77,000 एकड़ वक्फ लैंड थी, शायद मेरे ख्याल में 5 या 10,000 बिल्कुल रह चुकी है। जो वक्फ लैंड पे जो बिल्डिंगा बने, जो डेवलपमेंट हुआ है, उसका उनको मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि मुसलमान को मिलना चाहिए। उनकी ज़मीन है, क्योंकि लोग वो वक्फ करी हुई प्रॉपर्टी है, उन लोगों के लिए है, तो उसके लिए करना चाहिए। आपने कहा कि हमें इस्लामिक सेंटर बनाएंगे, इस्लामिक सेंटर के लिए ज़मीन देंगे, आज तक वो ज़मीन मिली नहीं, आज तक कोई ज़मीन मिली नहीं। और जो डबल बेडरूम हाउसेस के बारे में कह रहे हैं, मैं जाके जब कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूँ तो बोलते हैं कि हमें 99% लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमें डबल बेडरूम हाउस मिला ही नहीं है, क्योंकि जो मिल रहा है उनके जो रिश्तेदारों को मिल रहा है, जो एमएलए जो है उनके उन लोगों के लोगों को देते हैं। और जितने भी स्कीम जो है वो दलित बंधु चाहे और कोई भी स्कीम जिन्होंने जो पहले लगाई है वो पूरे अपने अपने लोग को मिलते हैं। तो ये देखिए, बोलना बहुत आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे हिसाब से तेलंगाना में डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर मेरे हिसाब से डेवलपमेंट के बारे में अगर बात करेंगे, आप जो गरीब लोगों को, गरीब तबका है और जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं उनको आप अपलिफ्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से वही डेवलपमेंट है, वरना यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बट जो भी हुआ है बिल्कुल गलत, जो भी खाली फॉल्स प्रॉमिसेस हुए हैं और करप्शन के जो जितने केसेस है, और हर प्रोजेक्ट में जैसा नासिर भाई ने कहा कि करप्शन हुआ है, उसके ऊपर भी गौर आप लोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पार्टी के जो अच्छे गारंटीज़ है वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी जो आएगी बिल्कुल 100% काम करेगी। लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल से हुकूमत की काम नहीं किया, बट अभी जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो बन चुके हैं, इतने बड़े बड़े जो चीज़ें जो चल रही है, उतने पुराने, जब 1947 के बाद तो किसने काम किया? पहले तो एक ही पार्टी होती थी, अब ये बाद में छोटे छोटे बड़े बड़े पार्टियाँ आके आने लगे। बट कांग्रेस ने जितना हिंदुस्तान के लिए दिया है, मेरे ख्याल में किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, आप लोगों को सब मालूम होना चाहिए, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। डेवलपमेंट के बारे में, जो इमाम्स के बारे में आप बोल रहे हैं, जो इमाम के बारे में, जो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं जब दिल्ली में रहता हूँ तो इमाम लोग से मिलता हूँ मैं, वो लोग की तनख्वाह आज 19 महीने से उनको सैलरीज नहीं मिली है, 19 महीने से। और बिल्कुल वो गरीब लोग हैं, उन लोग कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट रो रहे कि सर हम इतना कर्जा ले चुके हैं कि अब हमें पता ही नहीं कि हम कब कर्जा उसको फेड सकते हैं या नहीं फेड सकते हैं, क्योंकि 19 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिली। तो मेरे ख्याल में देखिए, ये गरीब लोगों को अब सताना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। उनको डेवलपमेंट करना चाहिए, उनको एम्पलिफ्ट करना चाहिए। इंशाल्लाह ज़रूर
हमारी गवर्नमेंट आएगी, इंशाल्लाह ये ज़रूर आएगी, तो हम बिल्कुल जो भी हम गारंटीज दिए हैं उसका बिल्कुल हम उसके ऊपर कायम रहेंगे। और आप देखेंगे जब कर्नाटका में जैसा कि गारंटीज उन्होंने 5 गारंटीज दिया था, जैसा नासिर भाई ने कहा कि मैंने खुद लोगों से बात करता हूँ कि गारंटीज ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वहाँ पे। क्योंकि अगर आप जो मेन प्रॉब्लम जो माइनॉरिटीज़ के बारे में अगर आप कह रहे थे, जो बुरखे का जो प्रॉब्लम था, हिजाब का जो प्रॉब्लम था, वो बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। आप लोग हिजाब पहन के भी स्कूल जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान को अपना एक इख्तियार है। क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पे हर आदमी को अपना इख्तियार है, वो कैसे भी रहे। ऐसा नहीं कि कोई गलत काम कर रहे हैं, वो नहीं है। बट लेकिन जहाँ तक के मैं सोचता हूँ कि मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट आएगी तो हम बिल्कुल बंगारू तेलंगाना बनाएंगे, अब तक जो बन नहीं चुका है। So, yesterday's meeting, Mr. Modi cried, acted and didn't promise anything. First question. He didn't promise a commission yesterday. 2004, 2014, whether it's Venkaiah Naidu, Modi ji's manifesto 2014, Modi ji said that he'll create a commission for sub-categorization. Please remember. Venkaiah Naidu also said the same thing. All BJP leaders have continued to fool the community. They have been promising for 13 years, 10 years, 12 years. Modi ji promised in 2014 in his manifesto sub-categorization of the Madhika community. Yes? So you tell me. So the greatest actor and liar in the world is Narendra Damodas Modi. He has been promising and fooling the people of the community especially. You saw him crying yesterday. Anybody, all of us know he's an actor, otherwise we would have believed him. Hugging, crying and all. Nothing promised. It was the biggest fraud done on the community. Because he came, he cried, and he didn't promise anything and went away. So please remember, Venkaiah Naidu ji, Mr. Modi has already promised 10 years back, sub-categorization. 9 years हो गया? 9 साल हुआ? प्राइम मिनिस्टर है, अभी तक क्यों नहीं किया? चुनाव आया, 4 दिसंबर को पार्लियामेंट है, क्यों नहीं बोल रहा है? 9 years he is cheating them. He promised in 2014. He, like his so many other jumlas, he thinks he can fool he can fool them. There is a quotation by Abraham Lincoln and I'll stop. You can fool some of the people all the time, all the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. So Mr. Narendra Modi, stop fooling the Madhika community of Telangana, because they will give you a proper reply. And at 4 o'clock today, Damodar ji and Revan ji will be present with K. Raju Saab, and we will do a press conference to expose the BJP on this issue. I'll just add to it. See, Narendra Modi ji is speaking about one subcaste and trying to do all kinds of drama here. Okay? So what is caste census about? Caste census is about the health of every caste, their health conditions, their educational conditions, their income paying capacity, their properties, how much of agricultural land they own, whether they work on the land or whether they're tenants or the landowners. Everything will be there. Not about. It's also about all these subcastes. The OBC is not an homogeneous community, it's a heterogeneous community. In that everything will go. So that includes SC, ST, minorities, OBCs, everything. Caste census is for everything. So Modi doesn't want to speak about the caste census. He will very conveniently forget it or sideline it. But he'll speak about something in an election going state so that should benefit him electorally. He is fooling people, as Ajay Kumar ji said, and people are not going to buy it. Thank you. Thank you very much, and really once again happy Diwali. Thank you. Happy Diwali to everyone.